और चलिए अब बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। अटाला हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों पर एनएसए लगेगा। बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेश के बाद एनएसए लगाने की तैयारी। जावेद मोहम्मद शाह आलम पर एनएसए लगेगा। जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में बंद है और मोहम्मद शाह आलम फरार है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एनएसए लगाने की तैयारी अब चल रही है प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोइन, बताएं कि और कौन कौन से आरोपी हैं जिन पर एनएसए लगेगा और ये कितनी बड़ी कार्रवाई है इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, प्रयागराज के जो प्रशासन है उसने ये संकेत दिए हैं कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें जो दो दोषी पाए जा रहे हैं, जो लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है, जिनके अब तक शुरुआती जो जांच हुई है, जिनका रोल सामने आया है, उन सबके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जो जावेद मोहम्मद है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसके साथ साथ मोहम्मद शाह आलम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का जिला अध्यक्ष है, इन दोनों पर एनएसए लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही इस बारे में डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और डीएम से मंजूरी मिलते ही इन दोनों पर एनएसए लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है, जो बाकी लोग हैं जो जेल में बंद हैं या फरार हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है और जिनका रोल ज्यादा पाया जाएगा, लगेगा कि हिंसा फैलाने में यही लोग दोषी पाए गए हैं, तो उन लोगों पर भी एनएसए लगाकर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 32 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराकर उन सब पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किए जाने की तैयारी है। अब तक 5 सफेद पोशों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया और इन सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज हिंसा में जिन लोगों का रोल सामने आ रहा है, उन सभी पर कानूनी शिकंजा वो लगातार कसता जा रहा है। बिल्कुल, और कठोर कार्रवाई होती हुई उन पर दिख रही है। मोइन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एनएसए लगाने की तैयारी है। जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में फिलहाल बंद है, जिस पर एनएसए लगाने के लिए अब कागजात तैयार हो रहे हैं। वहीं मोहम्मद शाह आलम है जो कि अभी फरार है। इन दोनों पर एनएसए लगाने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। और चलिए अब खबर मिल रही है चित्रकूट हादसे से जुड़ी हुई, जहां एक और शख्स की मौत की सूचना है। अब तक कुल 6 लोगों ने दम तोड़ा है पिकअप गाड़ी से। जहां एक हादसा हुआ, पिकअप गाड़ी ने सो रहे 9 लोगों को रौंदा था। घर के बाहर ये सभी लोग सो रहे थे, अचानक पिकअप गाड़ी इन पर चढ़ गई। भरतकूप थाना क्षेत्र रौली कल्याणपुर का ये मामला है, जहां एक और व्यक्ति की जान जाने की खबर है। चित्रकूट में यह हादसा हुआ, एक और शख्स की मौत हो गई है। वहीं इस चित्रकूट हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। घायलों की समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए हैं। पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी चालक रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ चित्रकूट में, जिस पर अब सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही घायलों को समुचित उपचार मिले, इसके निर्देश दिए और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके आदेश मिले हैं। पुलिस ने बता दें कि आरोपी चालक रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जहां इस मामले में एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। 9 लोग थे जो अपने घर के बाहर सो रहे थे। इन पर यह पिकअप गाड़ी चढ़ी थी, जिसमें कई लोगों की जान गई। और अब बात जम्मू में अमरनाथ गुफा के पास हुए बड़े हादसे की। यहां बादल फटा और इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां अभी भी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। सेना इस कार्य में जुटी हुई है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। कल अमरनाथ गुफा के नजदीक तकरीबन 5:30 बजे बादल फटा था। आईटीबीपी के मुताबिक अमरनाथ श्राइन के पास कुछ लंगर को भी नुकसान पहुंचा है और यहां अभी भी जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अमरनाथ में कल बादल फटा और इस हादसे में 15 लोगों की जान जा चुकी है। और सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी का। अमरनाथ के रास्ते में किस तरीके की इस राहत बचाव कार्य में किस तरह से सेना जुटी है, वे बताएं आसिफ, अभी क्या अपडेट है राहत बचाव को लेकर और मृतकों की संख्या 15 हुई है। क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किन क्षेत्रों में चल रहा है, डिटेल में बताएं।
और देखिए ये जो बादल फटा था ये गुफा के ऊपर वाले इलाके में फटा था और वहां से जो पानी का रेला नीचे आया था वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके नीचे आया था और इसी 2-2.5 किलोमीटर के रास्ते पर पक्का पुल के पास तकरीबन 25 टेंट, 3 लंगर और अन्य जो सुविधाएं वहां पे थी उनको अपनी चपेट में लिया, जिसके कारण तकरीबन 80 के करीब लोग जो थे वो फंस गए थे। इनमें से 15 लोगों की मृत्यु हो गई जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 65 लोग जो लापता थे उनमें से 2 व्यक्तियों को सुबह सेना की एक रेस्क्यू टीम ने जिंदा मलबे से निकाला, जबकि 63 लोग अभी भी लापता है। क्या इनमें सिर्फ यात्री है या फिर अन्य जो लंगर वाले हैं या फिर स्थानीय पिट्ठू या घोड़े वाले हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। लेकिन जो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई टीम्स हैं, जिनमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के जवान और रेस्क्यू टीम्स यहां पे मौजूद हैं, वो लगातार इस मलबे को खंगाल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर ये मलबा 15 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इसीलिए सेना की तरफ से अब जो दीवार बेधी राडार यानी वॉल स्कैनिंग राडार को लाया गया है। श्रीनगर के से सेना के हेडक्वार्टर से ये रडार यहाँ पे लाए गए हैं। इसके अलावा स्निफर डॉग्स की मदद से और जो रेस्क्यू इक्विपमेंट एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास है उसकी मदद से जल्द इन लापता लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि ये जब पानी का रेला आया था तो इसमें 2 तरीके से जो है कैजुअलिटीज हुई। एक, पानी के तेज बहाव में बहकर लोग बह गए और वो डूब गए और पानी उनको काफी दूर तक अपने साथ ले गया। लेकिन पानी के साथ जो टनु मलबा आया था, जिसमें रेत, पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर थे, उस मलबे के नीचे दबकर ज्यादा लोगों की जान गई है और अभी भी माना यही जा रहा है कि 63 लोग जो लापता है उनमें से ज्यादातर लोग इसी मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। इसीलिए राहत और बचाव के काम पे तेजी है। राहत और बचाव के काम को देखते हुए पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से फिलहाल यात्रा को स्थगित रखा गया है। किसी भी यात्री को बालतल से गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि गुफा के पास फंसे हुए तकरीबन 5000 लोगों को फिलहाल निकालने का काम जारी है। उनको धीरे धीरे या तो पंचतरनी या फिर बालतल के रास्ते पर लाया जा रहा है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है, 63 लोग हैं जो अभी भी जिनका कोई पता नहीं चल पाया है और संभावित है कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ मुंसियारी जौलजीबी मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है। यहां मदकोट के पास बंद किया गया है सड़क मार्ग। मुंसियारी का संपर्क कटने से मुसीबत बढ़ी है। पानी के साथ मलबा आने से अब खतरे में आसपास के रहने वाले 50 परिवार भी हैं। जहां मुंसियारी का संपर्क कटने से अब मुसीबत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ मुंसियारी जौलजीबी मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है। मदकोट के पास ये सड़क मार्ग बंद हुआ है, जिससे अब मुंसियारी का संपर्क कटने से दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि पानी के साथ मलबा आने से खतरे में अब आसपास 50 परिवार भी हैं। आपको सुनाते हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाते हैं, हालांकि प्रसपा अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि क्यों आपकी पार्टी इतना इग्नोर कर रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? राजनीतिक परिपक्वता न होने के कारण आप देखते चले जाए, एक से एक नेता दूरियां बनाता चला जा रहा है। और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे, तब भी नहीं मिली है। तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि जानबूझ करके पार्टी की तरफ से ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, या जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता है अखिलेश यादव जी में, इस वजह से? तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमज़ोर भी होती चली जा रही है।
और सब लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हो रहा है। तो आप कल जब परसों यहाँ पर आए थे, आपने अखिलेश जी को कभी कोई किसी को सुझाव दिया, कुछ आपने उनको बताने की कोशिश करी? क्योंकि आप तो लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रयास का नतीजा था कि आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। देखिए, जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था। और जो हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, सबको पता है कि हमने 1 साल पहले कम से कम 100 प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी थी कि आपको चुनाव लड़ना है। सभी तैयारियां थीं, बूथ कमेटी से लेकर के सब तैयारियां थीं। उसके बाद किसी को भी टिकट नहीं दिया। और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी तरफ होती। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में, चूंकि एक बड़ा गठबंधन जो सुबसा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी कल मुख्यमंत्री जी के इस डिनर में शामिल थे, द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो आयोजित किया गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी में एक और गठबंधन की टूट आप देख रहे हैं? वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब छोड़ते चले जा रहे हैं। जो भी गठबंधन बना था, एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक अपरिपक्वता है। राजभर जी के जाने को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो बहुत अब उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं और मैं तो गठबंधन में था नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी में था, तो इस वजह से मैं तो कुछ उस संबंध में नहीं। कल जो द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो भोज था मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया, उसमें कौन कौन लोग थे आपके अलावा? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, संगठन के लोग भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और भी जो नेता थे आपको पता ही है। ओम प्रकाश राजभर जी, राजा भैया, ये सब लोग, तो हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी बहुत कुछ द्रौपदी मुर्मू के साथ में है। हाँ थे, आपको पता ही है। तो आप एनडीए के प्रत्याशी की जीत को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यशवंत सिन्हा आपकी पार्टी ने उनको समर्थन किया है। देखिए, हम इतना जानते हैं कि जहाँ हम वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। पहले भी मैंने तो आपकी बात फिर बनेगा। पहले भी मैंने कहा था कि हम जहाँ वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरीके का सम्मान आपको, कल आप जब गए, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर आप खुद वहाँ गए, आपको खुद अपना इस बात का देखने की पीड़ा है कि पार्टी ने नज़रअंदाज किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको बुलाया, किस तरीके का सम्मान आपको मिला? देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है और बात करी है। और जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मेरा परिचय कराया और फिर सब लोग डिनर में साथ साथ रहे। तो फिर हमने सोचा कि भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम अपना वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हम कह सकते हैं सीनियर लीडर के नाते अधिक सम्मान की बात होती है, क्योंकि आप खुद बहुत सीनियर हैं, कोई पार्टी आपके लिए कोई बहुत बैरियर नहीं है, तो एक सम्मान नहीं मिलना एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है जो आपको एनडीए की तरफ से मिला। चलिए, सम्मान मिला और मिलना चाहिए, हैं? जो अपने घर में हम कह सकते हैं आपको नहीं मिला। हाँ, बात सही है, घर में कोई बात न करे, हैं? जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाये की तरह से मैंने उनका साथ दिया है और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बुलावा भी न दे, कोई पूछे नहीं, कोई बात न करे, तो फिर वहाँ जाना मेरा अब ठीक नहीं। क्या भविष्य देखते हैं आप समाजवादी पार्टी का?
अब वो तो समय बता देगा, और जो सब लोग देख रहे हैं, अब मैं क्या बता दूं, सब लोग देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेताजी को कहीं इंटरवीन करना चाहिए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो पार्टी खड़ी की थी वो फिर एक और बहुत बड़े बिखराव की तरफ जा रही है? अब नेताजी को अगर पूछा जाता, हमको पूछा जाता, हम सुझाव माने जाते, तो आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार होती। तो अखिलेश यादव पर कई बड़े हमले बोले हैं शिवपाल यादव ने। एक बार फिर से कई बड़ी बातें बोली। सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से ही ये हाल है पार्टी की, ये दशा इस वक्त हो गई है। साथ ही ये कहा कि पार्टी के भीतर सम्मान नहीं मिला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब बुलाया इस डिनर पार्टी में तो वे पूरे सम्मान के साथ उन्हें रिसीव किया गया, उनके साथ आचरण हुआ। और एक बार फिर से दर्द झलका है कि जो पार्टी की स्थिति है वो सही नहीं है। अगर उनकी बात सुनी जाती, मुलायम सिंह यादव की बात सुनी जाती, तो शायद पार्टी की ये दशा नहीं होती। और साथ ही ये भी कहा है कि जो गठबंधन है वो लगातार कमजोर हो रहा है। ओपी राजभर, जो कि कल ये जानकारी मिली कि सीएम आवास पर जो डिनर पार्टी हुई थी उसमें गए थे, जबकि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। कहा शिवपाल यादव ने कि हमें किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता। अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और उसी का नतीजा है कि पार्टी जिस दशा में इस वक्त है। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे 2 बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, और फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, लगातार एक ही बात सुनने को मिल रही है, अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के गठबंधन में टूटन अपने चरम पर है और द्रौपदी मुर्मू के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक पासा फेंका है, उसका असर पूरे देश में ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में भी देखने को मिल रहा है और इसका असर 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है कल रात में, जिसमें शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और रघुराज भद्री पहुंचे हैं, राजा भैया, ये सारे लोग एक अलग दिशा में अब जा रहे हैं। यानी गठबंधन की राजनीति 2024 के मद्देनजर देखी जा सकती है कि इसकी दशा और दिशा किस बढ़ रही है, कहाँ जा रही है और इसका असर क्या होने वाला है। इसका असर ये होने वाला है कि आज ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री यूपी, उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा से बात करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही मजबूत नेता हैं, जमीनी नेता हैं। इसके क्या मायने होते हैं? इसका मायने ये है कि अब जो गंगा है, जो गोमती है, वो बह रही है, दूसरी तरफ बह रही है। और शिवपाल यादव की उपेक्षा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने की है, शिवपाल यादव ने 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से अपना समर्पण कर दिया था। उन्होंने नेता मान लिया था, मुख्यमंत्री मान लिया था, पूरी कोशिश की थी, बावजूद इसके उन्हें सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान के भूखे हैं और सम्मान नहीं मिलने की वजह से शिवपाल यादव को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, विधानमंडल की जो पहली बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था। बात वहीं से बिगड़ी। शिवपाल यादव ने अपने दर्द को बयां किया यूपी गंगा पर, उन्होंने कहा। और आज द्रौपदी मुर्मू की बात, जो कैंडिडेटर है उसको लेकर, वोटिंग को लेकर जो बात कह रहे हैं, उससे साफ और स्पष्ट है कि यूपी की सियासत में जो गठबंधन बना था 2022 में, वो बिखर चुका है, टूट चुका है और अब एक नई राह की तलाश वो कर रहा है। और वो तलाश जारी है, उसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं, कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो दोनों तरफ के लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वो एक
दूसरे के संपर्क में भी हैं। ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ 2 बड़े नेताओं से हो चुकी है। इसी महीने 2 मीटिंग हो चुकी है। शिवपाल यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के टच में है। मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की है। ओम प्रकाश राजभर के मामले में और शिवपाल यादव के मामले में 2 बातें दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सबसे बड़ा रोड़ा और सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके व्यवहार, उनके जो बोलने की जो शैली है, जो बोलते हैं, उससे वो नाराज है और अभी तक उनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन जहां तक शिवपाल यादव की बात है, शिवपाल यादव तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री जैसा संजीदा व्यक्तित्व भी तारीफ करता है शिवपाल यादव का और सदन में तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के सामने तारीफ करते हैं और शिवपाल यादव से कहते हैं कि शिवपाल यादव ने असली समाजवादी हैं। शिवपाल यादव से सीखना चाहिए समाजवादियों को, अखिलेश यादव को सीखना चाहिए। अखिलेश यादव इस पर बयान देते हैं कि मुझसे ज्यादा, हमारी पार्टी से ज्यादा चाचा की चिंता आप लोगों को है, मुख्यमंत्री जी को है, भाजपाइयों को है। तो ये चीजें अब बह चुकी हैं और 2022 के रिजल्ट का ये जो है उसका असर है, उसका इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट है सत्ता में आने का, सत्ता में पहुंचने का। अब 22 गया तो 24 की पकड़ बनी रहे, उसकी ये तलाश है और कोशिश दोनों तरफ से जारी है। लेकिन जो बालू है, रेत है, वो गठबंधन का धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है, छूट रहा है, टूट रहा है समाजवादी पार्टी का और फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 2022 के चुनाव में आमने सामने की लड़ाई में सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन था, न कांग्रेस थी न बसपा थी। ऐसे में सपा के गठबंधन ने लड़ाई लड़ते हुए 125 के करीब सीटें पाली, जो 47% समाजवादी पार्टी की 17 में थी, वो 100 से पार चली गई। तो अब असर देखने को सामने मिल रहा है, प्रयास जारी है और इसका असर 24 में देखने को मिलेगा। सपा गठबंधन धीरे धीरे कमजोर होते बिल्कुल, ये बात शिवपाल यादव ने बहुत जोर देकर कही है वीरेश जी की जो गठबंधन है वो कमजोर हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव की और उनकी बात सुनी जाती तो पार्टी इस स्थिति में ना होती। लेकिन वीरेश जी, ओपी राजभर की अगर बात करें तो ये साफ है कि कल वे डिनर पार्टी में गए, ये भी था कि कल वे एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, कोई ऐलान कर सकते हैं। क्या ओपी राजभर जल्द कुछ कर सकते हैं इस गठबंधन को तोड़ने के लिए या फिर क्या लग रहा है कि उनका अगला कदम कब देखने को मिल सकता है, क्या उसकी तैयारी चल रही है? देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर जितना भोले कैमरे पर दिखते हैं, जितना बातचीत में वो सरल दिखते हैं, हंसमुख दिखते हैं, मजाकिया दिखते हैं, राजनीति को लेकर वो उतने ही कड़े हैं, राजनीति को लेकर ही उतने ही संजीदा हैं और राजनीति को लेकर ही उतने चतुर और चालाक हैं। इसलिए उनका फैसला सूझबूझ भरा होगा, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। हालांकि कभी कभी वो कच्चा खा भी गए हैं कई सियासत में, लेकिन एक बात उनकी खास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और बेबाक होकर बोलते हैं, बिना नुकसान नफे के। आपने सोचा, आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में वो थे और 1 साल का जब जश्न मनाया जा रहा था योगी जी की सरकार का, तो उसमें वो गए नहीं थे। मुझसे खुद बातचीत में उन्होंने कहा था किस बात का जश्न है, किस बात का हम उत्सव मनाएं, हमारे लिए कोई जश्न नहीं है। तो उनकी अपनी राजनीति है और ओम प्रकाश राजभर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो भाजपा की तरफ वो दिशा जा रही है। और दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री जो यूपी के हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत उनके बहुत संबंध है, एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं और सार्वजनिक मंच पर वो मिलते रहे और उनकी कोशिश लगातार चल रही है। दयाशंकर सिंह लगातार संपर्क में है ओम प्रकाश राजभर के और वो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं। चुनाव से पहले आपने देखा सैकड़ों जो सपाई हैं, बसपाई हैं, कांग्रेसी हैं, दूसरे दलों के हैं, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उसको ज्वाइन कराया है। तो दयाशंकर सिंह लगातार टच में और कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का आना यूपी की सियासत में भाजपा के लिए पूर्वांचल में बेहद फायदेमंद है। तो जो फायदे का सौदा है वो लोग कर रहे हैं। ठीक है वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए। शिवपाल यादव का ये बयान, क्या बड़ी बातें हैं शिवपाल यादव की, ये भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। शिवपाल यादव ने बड़ी बातें कही हैं कि मैं सपा की सदस्यता लेकर मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता, किसी मीटिंग में सूचना नहीं दी जाती। जब हम सपा से लड़े थे तो सिर्फ नेता माना था और पूरी शिद्दत से पार्टी को जिताने के लिए जुटे थे, लेकिन पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला। शिवपाल यादव ने
ये बातें कही हैं। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, कई बड़ी बातें शिवपाल यादव ने कही हैं, लेकिन ये नाराजगी पहली दफा सामने आई है ऐसा नहीं है। शिवपाल यादव अब पूरी तरह से खुलकर बोलने लगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी सधे हुए शब्दों में बोलते हैं, अभी भी इशारों में बोलते हैं। तो क्या देखा जाए, क्या शिवपाल यादव खुलकर अखिलेश यादव से वन ऑन वन कोई बात करेंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये जो दूरियां थी लगातार बढ़ती गई। एक तरफ अगर बात करें तो शिवपाल यादव जी ने कई बार कहा कि हमने गठबंधन का धर्म निभाने की पूरी कोशिश की, लगातार जो एक सहयोगी दल से उम्मीदें की जाती है उन्हें हमने पूरा किया। जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो तमाम तस्वीरें आई, लेकिन शिवपाल यादव जी लगातार प्रचार प्रसार में गए, सड़कों पर नजर आए, जो कार्यकर्ता उनके बीच में नजर आए, क्योंकि पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पुराने नेता हैं, एक जनाधार अपना अलग है। बहरहाल इन चीजों पर सीधे हम शिवपाल यादव जी से ही बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से इन सवालों का जवाब आज हम देंगे। शिवपाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। ये बताएं सर कि कल आप लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो क्या माने आपका समर्थन उनको है? देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहाँ हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। आपको पता होगा कि उससे पहले भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब रामनाथ कोविंद जी यहाँ से प्रत्याशी थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने मुझे न तो बुलाया मीटिंग में और न मुझसे वोट मांगा, और आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था। तब हमने रामनाथ जी को वोट किया था। आज भी जब कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से डिनर पर निमंत्रण मिला और उन्होंने हमसे फ़ोन से भी बात की, तब मैंने तय किया कि डिनर में भी जाना है। फिर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रत्याशी हैं एनडीए के द्रौपदी मुर्मू, उनसे हमारा परिचय भी कराया, उन्होंने वोट भी हमसे मांगा। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सर, इससे पहले अभी 7 तारीख को जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमने देखा वहाँ पर आरएलडी से जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, और आप जबकि पारिवारिक रिश्ता अगर छोड़ दें तो भी गठबंधन में सहयोगी दल आप रहे, और उसके बाद आपने एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। इसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वैसे तो मैं गठबंधन में नहीं था। मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता लेकर के और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद भी किसी भी मीटिंग में आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे हैं। जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारे। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसकी वजह से सरकार में नहीं आए। तो यही सब कारण है। वो तो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल उन्होंने अपना किया 5 साल का, एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगता है इतने साल के बाद भी अभी तक वो परिपक्व क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर क्या वजह आप देखते हैं? अब ये तो देखिए, सब लोग देख ही रहे हैं, हम लोग समझ ही रहे, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ।
आपको कैसा लगता है, समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने खड़ा किया और अपने सामने अब जब ये हाल देखते हैं उस पार्टी का, तो पीड़ा तो होती होगी आप लोग को? अब देखिए पूरे प्रदेश का, हाँ, प्रदेश को पीड़ा है, पूरे समाजवादी परिवार को पीड़ा है, सबको पीड़ा है। सर, अगर बात करते हैं तो आजमगढ़ और रामपुर का भी आपने जिक्र भी किया, हार गए, क्या लगता है वो अति आत्मविश्वास था, उन्हें जीत जाएंगे इसलिए घर से नहीं निकले, या फिर जो राजभर जी कहते हैं कि अब आदत लग गई है इसी कमरे की? अब मैंने जो बता दिया है, अपरिपक्वता के कारण ये सब हो रहा। सर, एक सवाल ये जरूर लेना चाहेंगे कि जैसे अभी बात करें, एक गुलदस्ता कहते थे ये, उस पूरा जो गठबंधन हुआ, आप लोग उसमें उस पार्टी में शामिल हो गए वापस, तो जो एक गुलदस्ता था जिस तरह से बिखर रहा है, तो ये भी सिर्फ जो परिपक्वता की कमी है या कुछ और भी वजहें लगती हैं, या आसपास के लोग सही नहीं हैं? देखिए यही अपरिपक्वता के कारण सब कुछ है। सर, आजम खान साहब की अगर बात करें तो आप मिलने गए थे और अच्छे से आपसे भेंट भी हुई थी। अखिलेश मिलने नहीं गए, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव की बात करें, एमएलसी चुनाव, उसके बाद रामपुर आजमगढ़, तो कहीं ना कहीं अब फिर से उनके साथ जिस तरह से कनेक्शन उनका बना, इस बार बैठक में भी बुलाया गया, आप कैसे देखते हैं? आपकी तो बातचीत भी होती होगी, आजम भाई बोलते हैं आप तो उन्हें। मेरी कोई बात नहीं हुई अभी, मेरी अभी कोई बात नहीं। आगे क्या फैसला लेने वाले हैं आप? क्योंकि उचित समय की एक बात आपने कही थी, ईद के पहले भी हम लोग मिले थे, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था उचित समय पर फैसला होगा। वो उचित समय जो है कब आएगा, क्या फैसला? यहाँ रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, जब फैसला लेंगे तब आपको बुला लेंगे, सब कुछ बताइए, इंतज़ार करो। जो सर, एक आखिरी सवाल, जो लगातार ये कहा जाता था समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर से कि MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, क्या लगता है अब कोई भी साथ नहीं चल रहा है? अब मैंने सब कुछ बता दिया है? सब कुछ बता दिया आपको। अब आगे भी पूछ लेना, जब भी हम बात करेंगे आपको बुला लेंगे, सब बात होती रहेंगी। अब भी नए मोर्चे या गठबंधन की उम्मीद करें? अब समय आने पर सब बातें होती रहेंगी। 2024 को लेकर प्रस्ताव अपनी तैयारी करेगी? अभी तो बहुत दिन है, तैयारी तो शुरू हो गई सर अभी से सबकी। हाँ, तैयारी करनी चाहिए। प्रस्पा भी आपने संगठन मजबूत करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में अपने संगठन की बैठकें भी बुलाई। तो हम तो पार्टी कार्यालय में ही बैठे हैं, पार्टी कार्यालय में बैठे हैं। तो संगठन को और मजबूत करने पर फोकस है? बिल्कुल, संगठन को मजबूत करेंगे। 24 के चुनाव में भी जाएंगे? बीच में रहेंगे, 24 के चुनाव में भी जाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ में शिवपाल यादव जी। और एक सवाल देखिए ज़रूर सर, विधान परिषद पे पूछना चाहेंगे, वहाँ पर सदस्यों की संख्या 9 रह गई और सपा से जो विरोधी दल का पद था वो भी छिन गया है, और उसे लेकर देखिए शिकायत भी की गई अभी लाल बिहारी यादव जी की तरफ से। तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो आपके सामने, क्या कहेंगे? विधान परिषद में भी पद खो दिया विपक्षी दल। देखिए, विधान परिषद की जो नियमावली है उसके अनुसार काम करना चाहिए, और अगर कोई शिकायत है तो उसकी फिर अपील करो, जहाँ भी हो सकती है अपील करो। लेकिन वहाँ पर भी पद खो देना विरोधी दल का, विपक्षी दल के नेता का, ये आपको नहीं लगता है ये भी एक बहुत बड़ी हार के रूप में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की? अब ये समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही पूछ लें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।